सुप्रभात साथियों, मैं नीलम पंकज SRG मेरठ आपके समक्ष अपनी नई वीडियो के साथ आज हम परिचर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले नेस्टेड लर्निंग आउटकम के बारे में। तो इन नेस्टेड लर्निंग आउटकम में हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इन विषय पर परिचर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम नंबर 3 और 4। नंबर 3 इज व्याकरण और उसकी संरचना, और नेस्टेड लर्निंग आउटकम नंबर 4 कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को जब हम भाषा शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये प्रक्रियाओं को हमें साथ साथ संपादित करना होगा और सबके लक्ष्य हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। किस लक्ष्य को, किस लर्निंग आउटकम को सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए, ये सब हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे हमने भाषा, संरचना और व्याकरण, ये हमारा थर्ड नेस्टेड लर्निंग आउटकम है। तो इससे संबंधित कुछ रेफरेंस हम अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं कि किस प्रकार से हमें भाषा को लेखन के स्तर तक ले जाने के पूर्व बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देना होगा। तो इसमें हमने बात की थी कि भाषा के 8 अंग हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसी प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से हमने बात की थी इन्हीं दोनों चीजों पर कि किस प्रकार से भाषा के अंगों को हमें पहले बच्चों को सिखाना होगा, और जब बच्चे भाषा के अंग सीख जाएंगे फिर हमें उसकी संरचना पर आना होगा कि क्रिया को प्रदर्शित करने वाले शब्द कौन से हैं। तो उसके लिए हम बच्चों को एक्शन वर्ड के थ्रू करा सकते हैं कि बच्चों को कहा जाए कि जैसा मैं बोलूंगी आप वैसा करेंगे। स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लैप, हैंड्स अप, hands down, just behave like writing, laughing, weeping। तो बच्चे एक्शन वर्ड को समझ जाएंगे, फिर हम उन्हें बताएंगे कि ये सब क्रिया के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। तो इसी प्रकार से हम भिन्न भिन्न जो भाषा के अंग हैं उन पर बात करते जाएंगे, परिचर्चा करते जाएंगे, बच्चों के साथ शेयर करते जाएंगे अपने एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस को हम ग्राह्य करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम जब सारे ही व्याकरण के नियमों को हम समझ जाएंगे, बच्चों को सिखा देंगे, तो धीरे धीरे बच्चे वाक्य की संरचना पर आएंगे। और वाक्य की संरचना के लिए भी हमने आपके सामने परिचर्चा की थी कि जब किसी वाक्य की संरचना की जाती है, किसी वाक्य का निर्माण किया जाता है, तो हम उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ हमें बच्चों को ये बताना है कि जब हम बोल रहे हैं किसी शब्द को तो आप उस शब्द को यथावत लिखें। तो लिखने के लिए शुद्ध रूप से बोलना भी आवश्यक है, और शुद्ध रूप से बोलने के लिए शुद्ध पढ़ना आवश्यक है, और शुद्ध पढ़ने के लिए शुद्ध रूप से सुनना भी बहुत आवश्यक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो साथ साथ चलेगी। तो जब बच्चा वाक्य बनाएगा उस समय हमें अपने बोलने के क्रम पर बहुत ध्यान देना होगा, हमें अपने भावों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और व्याकरण के नियमों का अपने जो सेंटेंस हैं उसमें भी प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे बच्चों की समझ विकसित हो और वो हमारे वाक्य की जो भाव है उसको समझ करके उसी के अनुसार वाक्य की संरचना कर सकें। एग्जाम्पल, यदि हम क्लास में बच्चों को डिक्टेशन बोल रहे हैं या हम बच्चों से कह रहे हैं कि मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, आप उसमें अपना एक सेंटेंस ऐड करके बोलिए, तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने वाक्य को किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ तो मुझे मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों को मैं कौन सी मात्रा सिखा रही हूँ, तो मुझे किस मात्रा से संबंधित शब्द बोलने हैं, तो किस मात्रा पर मुझे स्ट्रेस देना है जिससे बच्चे समझ जाएं। अगर मैं आ की मात्रा बोल रही हूँ तो मुझे उसे कितना इलेबोरेट करना है, कितना उसे लंबा लेकर जाना है उस स्वर को, जिससे बच्चे मेरी बात को समझ लें। तो यहाँ कहने का मतलब है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बच्चों को इस प्रकार से बोलें कि बच्चे उनके भाव को समझकर लिख पाए। कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा था। तो यहाँ हमें कहाँ पॉज लेना है, बच्चे उस पॉज से समझ जाएंगे, कॉमा आएगा। कहाँ पर हमें एक वाक्य कि कौवा बहुत प्यासा था,
यानी इसमें उनको पता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कि उसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, विधेय क्या है। तो जब ये सब चीज व्याकरण का उनको ज्ञान हो जाएगा तो वो उस सेंटेंस को बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के पश्चात हमें ये देखना होगा कि बच्चे में अब रचनात्मक कौशल विकसित हो पा रहा है या नहीं। कि अभी तक तो हम बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसको शब्द के माध्यम से उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको कोई चित्र बनाकर दे रहे हैं, उसको कोई कहानी हम सुना रहे हैं, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद क्या एक बच्चा इस योग्य हो गया है कि यदि उसे स्वतंत्र चिंतन करने के बाद किसी टॉपिक का चयन करने के लिए कहा जाए बोलने के लिए, तो क्या वो ऐसा कर पा रहा है? अगर बच्चा अपने मनोभाव के अनुसार कोई विषय चुन लेता है और उसके बाद वो उस विषय पर आकर के अपने जो भाव है उनको प्रदर्शित कर देता है, तब हम कह सकते हैं कि बच्चे में रचनात्मकता और सृजनात्मकता दोनों का विकास हो रहा है। और ये दोनों ही किसी भी लैंग्वेज के लिए दोनों बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इराक मॉडल। तो यहाँ मैं उसका फिर से एक रिफ्लेक्शन लेना चाहूंगी कि बच्चा सृजनात्मक कब होगा, रचनात्मक कब होगा? जब उसके पास उसका विस्तृत अनुभव होगा। और जब बच्चे के पास उसका बहुत विस्तार रूप में अनुभव है, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तभी वो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में सोच पाएगा, विचार कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, रिफ्लेक्शन दे पाएगा। और जब बच्चा रिफ्लेक्शन की स्टेज को ग्रास्प कर लेगा, वहां तक आ जाएगा, तो फिर बच्चा अपने उस अनुभव को रिफ्लेक्शन के माध्यम से शब्दों के रूप में पिरोकर सही प्रकार से सामने रख पाएगा, यानी उसका अनुप्रयोग कर पाएगा। और जब बच्चा अनुप्रयोग कर पाएगा तब हम स्वयं भी और बच्चा स्वयं भी अपना असेसमेंट कर पाएगा कि क्या मैं इस स्टेज पर आकर अपने इस राइटिंग को अच्छे प्रकार से कर पा रहा हूं। तो यहाँ ये बात आती है कि जब एक टीचर को ये लगे कि बच्चा अपने स्तर के अनुकूल अपने विषयों को चुन करके, सपोज हमने उसको कन्वर्सेशन के लिए टॉपिक दे दिया कि किसी आंखों देखी घटना का वर्णन कीजिए, या तुम किसी मेले में गए हो तो जरा वहां का वर्णन कीजिए, या कोई ऐसी घटना जो आपके साथ घटी हो या आपके आसपास घटी हो जो जिसे आप भूल ना पा रहे हो, तो उस घटना के बारे में बताइए। तो जब बच्चा उस क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए अपने वाक्यों को सोच समझकर बोलना आरंभ कर देता है, तो वो उस क्रमबद्धता को रिपीट भी करता है, उसका जो फ्लो है वो बना रहता है, जो प्रवाह है वाक्यों का एक के बाद एक के बाद एक के बाद कि हमें क्या सीक्वेंस देना है, अगर वो प्रवाह बना रहता है तो उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसकी राइटिंग में एक इम्पैक्ट आ जाता है। और जब उसकी राइटिंग में इम्पैक्ट आ जाता है तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौशल विकसित हो गया। और जब बच्चे के अंदर कौशल विकसित हो जाए तब एक टीचर को ये मान लेना चाहिए कि उसका 50% टास्क कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अब बच्चे की समझ विकसित हो गई है। अब उसे किसी नए टॉपिक को या कंसेप्ट, किसी टॉपिक के नए कंसेप्ट तक अगर हमें लेके जाना है तो अब बच्चा बड़ी सुगमता से उस कंसेप्ट तक पहुंच पाएगा। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जब बच्चे का कौशल विकसित हो गया, जो उसका लर्निंग आउटकम हमने डिसाइड किया था, मिनिमम लर्निंग आउटकम, उसने वो एक्वायर कर लिया। उसके बाद हम अगला टारगेट सेट करते हैं, और वो टारगेट क्या होता है? बच्चे को जानकारी देना, नॉलेज प्रदान करना। तो जब बच्चा इस स्टेज में आ गया, उसे व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो गया, उसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बहुत एम्फेटिकली वो कर पा रहा है इस बात को, इस कार्य को, तब हम उसको नवीन ज्ञान दें। और जब बच्चा उस नवीन ज्ञान को आत्मसात कर ले, उस जानकारी को वो ग्रहण कर ले, तो उस जानकारी को ग्रहण करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि अब हमें उसका आकलन करने का समय निर्धारित करना है, क्योंकि ये आकलन स्वयं टीचर का और बच्चे का हो सकता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे ने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसको ये कहिए कि आप स्वयं ही इस पैराग्राफ को पढ़िए, स्वयं अपनी मिस्टेक्स को चेकआउट करिए, एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर मिस्टेक एंड जस्ट टेल टू मी, कि आप खुद ही अपनी मिस्टेक को चेकआउट करिए और मुझे आकर बताइए। तो अगर बच्चा ऐसा करने में सक्षम हो गया है तो इसका मतलब कि वो धीरे धीरे रचनात्मक सृजनात्मकता के सारे चरणों को प्राप्त कर चुका है। और अब जरूरत हो गई है कि जानकारी के बाद हम उसकी विषय वस्तु के लिए नवीन रणनीतियों का निर्माण करें, यानी अब हम थोड़ा उसके लिए टास्क और टफ कर सकते हैं, उसको चैलेंज दे सकते हैं।
उस चैलेंज के थ्रू जब उन पूरी प्रक्रिया में वो शामिल होगा और उन चैलेंजेस के आधार पर कार्य करेगा, तो फिर दोबारा से उसके सामने कुछ टास्क आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, वो उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी और इस पूरी प्रक्रिया में जो एक टीचर है वो एक मेंटर की भूमिका में रहेगा और वो बच्चे को एडिशनल सपोर्ट करता रहेगा। यहाँ पर हम दो शब्द के बारे में बात करेंगे, समता और समानता, एम्पैथी और सिंपैथी। तो ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, ये टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे अपनी कुछ आने वाली वीडियोस में। तो यहाँ ये कह रहे थे कि जब बच्चे ने अपनी सारे अनुप्रयोग कर लिए, कंसोलिडेट वो कर लेगा स्वयं के आकलन को, स्वयं अपनी करे हुए काम को चेक करके, तो एक टीचर को बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम बच्चे का मूल्यांकन करें, और वो मूल्यांकन एज वी ऑल नो कि असेसमेंट टेस्ट हैं, यूनिट टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हैं, और उसके साथ हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, एनुअल एग्जाम्स हैं। तो दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ सुमेटिव असेसमेंट। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है इवेल्युएशन का एक पार्ट हो जाती है। और ये इसके बाद जब हमने बच्चे का मूल्यांकन कर लिया, हमने उसका आकलन कर लिया, तो उसके बाद हमारे सामने एक नवीन परिकल्पना आ जाती है कि अब हमें एक नया स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, एक नया मानक चुनना है, एक नया लर्निंग आउटकम चुनना है जिस पर हमें वर्क करना है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि धीरे धीरे हम इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं और बच्चा नवीन से नवीनतम ज्ञान की ओर अग्रसर होता चला जाता है। तो क्लासरूम में पूरा लर्निंग एटमॉस्फेयर बन जाता है और बच्चे का जो सक्सेस क्राइटेरिया है, वो सक्सेस क्राइटेरिया उसके पेस ऑफ लर्निंग के अनुसार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ हमने बात की कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण बहुत आवश्यक है और हम कौन कौन से ऐसे मेजरिंग स्केल हैं जहाँ पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि बच्चा लिखना सीख गया, बच्चा पढ़ना सीख गया, उसने पठन कौशल विकसित सीखना और कौशल विकसित करना, कि उसने पठन कौशल विकसित कर लिया, उसने लिखना सीख लिया, उसने लिखने का कौशल विकसित कर लिया। इन सारी संरचनाओं से जब बच्चा होकर गुजरता है तभी वो अपने किसी नवीन ज्ञान को और प्राप्त करने में अपने आप को सक्षम पाता है। सो फ्रेंड्स, भाषा से संबंधित जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम थे, हमने उन पर ये वीडियो आपको प्रेषित की। एक बार पुनः हम रिकॉल कर लेते हैं कि वो कौन कौन से नेस्टेड लर्निंग आउटकम है जो किसी भाषा को सीखने के लिए आवश्यक है। तो जो ये लर्निंग आउटकम है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम एंड फोकल लर्निंग आउटकम, और एक वो लर्निंग आउटकम है जो SCERT के द्वारा हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो यहाँ हिंदी भाषा की अगर हम बात करें या इंग्लिश की बात करें या किसी भी भाषा की बात करें तो उसमें 4 लर्निंग आउटकम उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंड द फर्स्ट लर्निंग आउटकम वाज सुनना और बोलना, सेकेंड लर्निंग आउटकम वाज पढ़ना और लिखना, थर्ड लर्निंग आउटकम वाज संरचना और व्याकरण, और फोर्थ लर्निंग आउटकम वाज इट इज रचनात्मकता और सृजनशीलता। तो जब एक बच्चा विचारशीलता के स्तर पर पहुंच जाता है तब एक टीचर को मानना चाहिए कि अब हमारा जो लैंग्वेज टीचिंग है वो बहुत पुख्ता हो गया है, बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब बच्चे के विजन को और एनहेंस करने का टाइम आ गया है। सो जस्ट फ्रेंड्स, इट्स अ टाइम जस्ट टू क्लोज माय वीडियो टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट मीट अगेन विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार।